Now we will discuss about the incentive approach of motivation. An incentive approach of motivation basically क्या incentives हैं थिंग दैट अट्रैक्ट और पीपल इंट्रैक्शन के आपको जो एक्सटर्नल इंसेंटिव दिए जाते हैं उसकी बेस के ऊपर लोग अट्रैक्ट होते हैं और मोटिवेट होते हैं और काम और परफॉर्म करते हैं. Incentive approach basically क्या थी कि theories of motivation which behavior explain as a response to external stimulus and its rewarding properties. उसने कहा कि जो आपको एक्सटर्नली आपको मोटिवेट किया जाता है या एक्सटर्नल स्टिमुलस दिया जाता है उसकी बेस के ऊपर लोग जो है वो मोटिवेट होते हैं और परफॉर्म करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर कंपनी आपको मंथ एंड पे बोनस अनाउंस करती है या 2 मंथ्स के बाद आपको बोनस देती है तो उस बोनस की बेस के ऊपर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मोटिवेट होते हैं और ज़्यादा इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट वे में काम करते हैं ताकि अपने उस परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर वो बोनसेस जो हैं वो गेन करें. तो बोनसेस जो हैं वो बेसिकली उनको मोटिवेट कर रहे होते हैं. वो क्या है एक्सटर्नल स्टिमुलस आ जाता है. देन विल डिस्कस द एक्सपेक्टेंसी वैल्यू थ्योरीज. अब एक्सपेक्टेंसी वैल्यू थ्योरी भी बेस करी आपके इंसेंटिव थ्योरीज के ऊपर. उसने क्या कहा कि इंसेंटिव थ्योरीज दैट एज्यूम द एक्शन ऑफ ह्यूमन कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड और फुली अंडरस्टूड विदाउट अंडरस्टैंडिंग देयर बिलीव्स, their values and importance that a person attaches to those belief and values at a given moment in time. तो इसमें उसमें इस पॉइंट में वो क्या डिस्कस कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें किसी को भी मोटिवेट करने से पहले हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा उसके बिलीव्स क्या हैं, उसके वैल्यूज़ क्या हैं और वो उन बिलीव्स एंड वैल्यूज़ को किस तरह अटैच करते हैं पर्सन के साथ. फॉर एग्जांपल कोई लोग सिर्फ इस बेस के ऊपर मोटिवेट हो रहे होंगे अगर उनको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का एक सर्टिफिकेट मिल जाए वो उससे मोटिवेट हो रहे होंगे. कुछ होंगे नहीं जी हमें मॉनिटरी टर्म में बेनिफिट दिए. अब क्या हो गया ये बिलीफ सिस्टम डिफर कर रहे हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. तो इसलिए हमने जब भी किसी को मोटिवेट करना है या उसको इंगेज करना है तो हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि उसके क्या बिलीफ सिस्टम है और उसकी क्या वैल्यूज़ हैं और वो किस तरह अटैच है एट दैट पीरियड ऑफ टाइम. देन हमारे पास आता है मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड. इसको आप पहले भी कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं इन योर मार्केटिंग लेक्चर, इन योर मैनेजमेंट लेक्चर एंड इन योर इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में भी हमने इसको डिस्कस किया था कि मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड है वो कहते हैं कि आपकी एक सबसे पहले आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, फिर आपकी सिक्योरिटी नीड्स हैं, फिर आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, फिर सेल्फ एस्टीम और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज़ द लास्ट स्टेज, इज़ द लास्ट स्टेप इन मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड. अब इसमें क्या है सेल्फ रियलाइजेशन बेसिकली क्या है अकॉर्डिंग टू मैस्लो द पॉइंट दैट इज ऑन रीच एट विच पीपल हैव सफिशिएंटली सेटिस्फाइड द लोअर नीड्स एंड अचीव देयर फुल ह्यूमन पोटेंशियल. ये बेसिकली क्या आता है कि आप उस पोटेंशियल तक पहुंच जाते हैं जहाँ पे आप अपनी पिछली जो लोअर नीड्स हैं वो आपने तमाम की तमाम फुलफ़िल कर ली और आप उसके लास्ट स्टेप पे पहुंच गए हैं. अकॉर्डिंग टू मैस्लो जो पीक एक्सपीरियंसेस है टाइम इन पर्सन लाइफ ड्यूरिंग विच सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज़ टेम्परेरी अचीव. बाद दफ़ा आप जो आपके जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है वो टेम्परेरी बेसिस के ऊपर आप अचीव करें. आप कहते हैं कि ऐसा काम भी हम करके हैं कि जिसके बाद भी लोग हमें याद रखें. अगर हम देखते हैं यहाँ पे मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड में तो सबसे पहले आपके पास जो नीड है दैट इज़ द फिजियोलॉजिकल नीड्स है. मीन्स टू सेटिस्फाई हंगर थर्स्ट एंड फटीग. आपके सबसे पहले खाना प्यास जो है वो आपकी नीड है. जब वो नीड फुलफ़िल होगी तब आप सेफ्टी नीड्स की तरफ जाएंगे तो जिसमें क्या है टू फील सिक्योर सेफ़ एंड आउट ऑफ डेंजर. फिर आपकी जब सेफ्टी नीड फुलफ़िल होंगी तब आप बिलोंगिंगनेस की तरफ जाएंगे जिसमें आपकी लव नीड्स हैं टू बी विद अदर्स, बी एक्सेप्टेड एंड बिलोंग ताकि आप बिलोंग कर सकें. फिर आपकी एस्टीम नीड्स हैं जो कि टू अचीव होती हैं टू बी कम्पिनेंट गेट गेन अप्रूवल एंड रिकग्निशन. जब लोग आपको रिकग्नाइज़ करना शुरू करते हैं आपको पहचानना शुरू करते हैं तो वो क्या है आपकी एस्टीम नीड्स हैं. फिर कॉग्निटिव नीड्स हैं. कॉग्निटिव नीड बेसिकली आपकी क्या है तो नो अंडरस्टैंड एक्सप्लोर कि जहाँ पे आप चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं. एस्थेटिक्स हैं कि जो आपके टू अप्रिशिएट सिमेट्री ऑर्डर एंड ब्यूटी. फिर आपके पास सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स हैं टू फाइट सेल्फ फुलफिलमेंट एंड रियलाइज वंस पोटेंशियल कि जहाँ पे आप अपने पूरे पोटेंशियल को अचीव कर लेते हैं. और फिर ट्रांससेंडेंट नीड्स हैं टू हेल्प अदर्स टू अचीव सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. मीन्स वो नीड्स हैं जहाँ पे आप दूसरों की भी मदद कर रहे होते हैं कि वो भी अपनी नीड्स को फुलफ़िल कर सकें. तो बेसिकली हमारे पास ये एक मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड है कि मैस्लो कहता है कि इस थ्रू जब एक इंडिविजुअल है एक ह्यूमन बीइंग है उसकी जब फिजियोलॉजिकल नीड फुलफ़िल होगी तो वो मूव करेगा टूवर्ड सेफ्टी नीड. जब सेफ्टी नीड फुलफ़िल होगी तो वो मूव करेगा टूवर्ड बिलोंगिंगनेस. जब बिलोंगिंगनेस की नीड फुलफ़िल होगी तो वो मूव करेगा टूवर्ड एस्टीम नीड. फिर वो मूव करेगा टूवर्ड कॉग्निटिव एस्थेटिक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड ट्रांसेंड नीड. तो ये बेसिकली उसने कहा कि एक आपके मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड है जिसके थ्रू कस्टमर जो है ह्यूमन बीइंग जो है वो मूव करता है इन अ लैडर फॉर्म. फिर है आपके पास सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन.
अब सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन क्या कहती है? द थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन विच द सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन एक्शन हैज़ एन इफेक्ट ऑन द टाइप ऑफ मोटिवेशन एग्जिस्टिंग फॉर एन एक्शन। अब ये क्या है कि आपके जो इर्द गिर्द के सोशल इवेंट्स हैं वो भी आपके ऊपर अफेक्ट कर रहे होते हैं इन गिविंग यू मोटिवेशन। फॉर एग्जांपल आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वहाँ पे टीम बिल्डिंग के ऊपर काम हो रहा है, आपको एक मैच खिलाया जाता था कि आप एक टीम बिल्डिंग का अफेक्ट हो सके, तो वो अगर उसमें टीम बिल्डिंग होगी तो वो क्या होगा, आपको मोटिवेट करेगी और आप ज़्यादा एज ए कोहेसिव टीम होके काम कर रहे होंगे। तो टीम बिल्डिंग का अफेक्ट है, तो उसमें वो कहता है सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी बेसिकली बेस इसी चीज़ पे करी होती है। वो देखते हैं सोशल कंटेक्स्ट ऑफ एक्शन है कि जो कि अफेक्ट कर रहा है आपके मोटिवेशन को। फिर उसमें उसने डिस्कस किया इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है? टाइप ऑफ मोटिवेशन विच अ पर्सन परफॉर्म एन एक्शन बिकॉज द एक्ट इटसेल्फ इज़ रिवॉर्डिंग और सेटिस्फाइंग इन सम इंटरनल मैनर। अब फॉर एग्जांपल आपका होता है कि जी मैंने अपने काम को टाइम पे ख़त्म करना है। अब जब आप अपने काम को टाइम पे ख़त्म कर लेंगे, वो क्या है, आपके इंट्रिंसिक मोटिवेशन है कि विद इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड दैट यू हैव सेट इन योर माइंड, और उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में आपने अपने काम को ख़त्म कर लिया है, तो वो क्या है, आपके एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन है कि मैंने विद इन अ गिवन सर्कमस्टांसेस और गिवन टाइम पीरियड अपने काम को ख़त्म किया, तो आपकी एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन आ जाती है। फिर बेसिकली इसमें जो हम आगे जो देखते हैं वो बेसिकली हम देखते हैं कि जो आपकी नीड्स हैं, लाइक हंगर एक नीड है, उसको अगर हम फुलफिल नहीं करते तो हंगर जो है वो किस तरह आपके बॉडी के ऊपर अफेक्ट कर रही होती है। एज ए ह्यूमन बीइंग अगर देखें, हम देखें कि एज ए ह्यूमन बीइंग आपके हंगर जो है वो कैसे अफेक्ट कर रही है हमारे ओवरऑल सोसाइटी के ऊपर और ओवरऑल वर्ल्ड के ऊपर। इसमें सबसे पहला जो फैक्टर है दैट इज़ द इंसुलिन। इंसुलिन बेसिकली क्या, हार्मोन सेक्रेटेड बाय द पैंक्रियाज टू कंट्रोल द लेवल ऑफ फैट्स, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स इन द बॉडी बाय रिड्यूसिंग द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड स्ट्रीम। बेसिकली अगर आप देखें जो शुगर पेशेंट होते हैं, वो शुगर पेशेंट क्या होता है, उनमें लेवल ऑफ जो ग्लूकोज है इन देयर ब्लड स्ट्रीम वो ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी इंसुलिन जो है वो सही काम नहीं कर रही होती। उनका जो पैंक्रियाज है, जो हार्मोन है, वो सही इंसुलिन सिक्रीट नहीं कर रहा, जिसकी वजह से वो फैट्स जो है वो सही तरह से डिज़ोल्व नहीं हो रहे थे, प्रोटीन्स के ऊपर इफेक्ट आ रहा होता है, आपकी कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर इफेक्ट आ रहा होता है। फिर इसमें आपके पास आते हैं ग्लूकोकन्स आ जाते हैं। ग्लूकोकन्स जो है वो फिर हार्मोन्स हैं जो कि क्रिएट करते हैं बाय पैंक्रियाज। वो क्या करता है, टू कंट्रोल द लेवल ऑफ फैट्स, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट इन द बॉडी बाय इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड स्ट्रीम। अब जो ग्लूकोकन्स हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, आपके ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज़ करते हैं ताकि आप उस चीज़ को मेंटेन कर सकें। इंसुलिन क्या करता है, कम करता है, और ग्लूकोकन्स क्या करते हैं, वो आपके लेवल को इंक्रीज़ कर रहे हैं। और वेट सेट पॉइंट बेसिकली क्या है, द पर्टिकुलर लेवल ऑफ वेट दैट बॉडी ट्राइज टू मेंटेन। और ये वो वेट होता है जहाँ पे जो बॉडी है आपकी उसको मेंटेन करने की कोशिश करती है कि आपका ना लेवल ऑफ ग्लूकोज हाई हो ना लेवल ऑफ ग्लूकोज लो हो इन योर ब्लड स्ट्रीम। फिर आपके पास बेसल मेटाबॉलिक रेट आ जाता है, जो वो रेट है दैट विच डिटरमाइन द बॉडी बर्न्स एनर्जी व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज़ रेस्टिंग, कि जब आप लेटे हैं या जब रेस्ट कर रहे हैं तो उस टाइम भी आपकी बॉडी वर्कआउट कर रही होती है और उस टाइम भी आपके जो फैट्स हैं वो बर्न हो रहे होते हैं व्हेन यू आर रेस्टिंग। फिर आपके पास आता है सोशल कॉजेज़ क्या आ रहे हैं आपके हंगर के, सोशल क्यूज फॉर विच व्हेन मील्स आर टू बी ईटन, आपके क्या क्यूज़ हैं, कल्चर कस्टम्स क्या हैं, फूड प्रेफरेंसेस क्या हैं, यूज़ ऑफ फूड एज ए कम्फर्ट डिवाइस और एस्केप फ्रॉम अनप्लेजेंटनेस। बाद लोग फूड को, जैसे आप हैंग आउट करने जाते हैं, अगर आप टेंशन में हैं तो आप हैंग आउट करने जा रहे हैं, क्या है कि खाना खाते हैं बाहर जाके, वो खाना बाहर जाके खाना जो है वो बेसिकली क्या है, आप अपने आप को ऐसे कम्फर्ट जोन में लेके जाना चाहिए जहाँ पे आप अपने आप को सेटिस्फाई कर सकें। फिर some people may respond to the anticipation of eating by producing an insulin response increasing the risk of obesity। बाद लोग ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, उनका लेवल ऑफ ग्लूकोज इंक्रीज़ होना शुरू होता है जिससे उनकी ओबीज होना शुरू होता है। आपका जो वेट गेन जो है वो आपका इसमें फैक्टर इंक्लूड होता है। तो जो ईटिंग प्रॉब्लम्स हैं उसमें सबसे पहले ओबेसिटी आ गया, अ कंडीशन विद द बॉडी वेट ऑफ द पर्सन इज 20% और मोर ओवर द आइडियल बॉडी वेट फॉर द पर्सन हाइट। ये अब आपकी बेसिक ओबेसिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि आप के हाइट के लिहाज से आपका बॉडी वेट देखा जाता है। अगर आपका हाइट के लिहाज से जो बॉडी वेट है वो अगर 20% ज़्यादा है तो हम कहते हैं पर्सन ओबीज है, मोटा है। दैन उसके बाद एनोरेक्सिया नर्वोसा जो है वो क्या है, कंडीशन विच अ पर्सन रिड्यूस ईटिंग टू अ पॉइंट दैट वेट लॉस ऑफ 15% बिलो द आइडियल बॉडी वेट और मोर अगर। अब यहाँ पे क्या है, आप खाना पीना, कुछ लोग होते हैं कम खाते हैं, उनका बॉडी वेट कम होता है, मीन्स वो अपने एक्चुअल बॉडी वेट जो उनका होना चाहिए उससे भी वो कम है। दैट्स आर सम ईटिंग प्रॉब्लम जो हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। और लास्ट में जो हमारे पास आता है दैट इज़
बुलीमिया क्या है? कंडीशन इन विच अ पर्सन डेवलप द साइकिल ऑफ बिंगिंग और ओवर ईटिंग enormous amount of food at one sitting एंड पर्जिंग और डेलिबरेटली वॉमिटिंग आफ्टर ईटिंग। कुछ लोग होते हैं खाई जाते तो बाद में वो, अब ये क्या है, ये भी एक बीमारी है जो कि इंसान को लग जाती है। तो इसमें हमने बेसिकली जो डिस्कस किया इस लेक्चर में, तो हमने ये देखा कि मोटिवेशन क्या है, और फिर अगर हमारी एक नीड हंगर है उसको अगर हम देखें तो उसमें हमारे पास क्या कॉजेज़ आ जाते हैं, क्या हमारे पास इश्यूज़ आ जाते हैं, और उसमें हमारे क्या बिहेवियर्स होने चाहिए। थैंक यू फॉर योर लिसनिंग।